नमस्कार दोस्तों। शशि थरूर ने कहा स्नोली गोस्टर। स्नोली गोस्टर उन्होंने किसके लिए कहा और क्यों कहा? इस शब्द का मतलब क्या होता है? आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो गया बिहार में। और बिहार में जो भव्य आगाज हुआ, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग थे, वो अपने आप में अद्भुत सी स्थिति में दिखाई दे रहा था। सड़क पर लग रहा था एक नदी बह रही हो, और वो नदी दिखाई दे रही थी। वही तीसरी तरफ घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी कि कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को डिरेल किया जाए और कैसे लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को हरा दिया जाए। इसके लिए ईडी आज फिर भौंकने लगी और ईडी ने उन बीमार लालू प्रसाद यादव को उस स्थिति में बुलाया और वो ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही। और इस पूछताछ के बाद में स्थिति क्या होती है, उनको खाने पीने और दूसरी चीजों का जो डॉक्टरों से हिदायत है उसके लिए भी नहीं हो रहा। उनको एक असिस्टेंस देने की बात थी, वो भी नहीं किया जा रहा है। उनकी बेटी उनके लिए जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड खाना है वो लेकर के पहुंची, पानी लेके पहुंची, दवाएं लेके पहुंची, तमाम दिक्कतें हैं। सोचिए सत्ता के लिए किस हद तक गिरने की स्थितियां हैं। इन्हीं सारे मसलों को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। आज जो शशि थरूर ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में नीतीश कुमार को उन्होंने स्नोली गोस्टर कहा। क्यों कहा और ये शब्द क्या है? इस शब्द का उदय 1945 में होता है और इस शब्द का मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब होता है एक चतुर राजनेता लेकिन धूर्त, जिसका कोई सिद्धांत ना हो। और यह शब्द उन्होंने अपनी उस पोस्ट पर लिखा है जो उन्होंने 2017 में की थी। और 17 में ही उन्होंने कहा था यह शख्स इतना धूर्त है। और जिसको धूर्त बताया था उसने अनुनय विनय करके लालू प्रसाद यादव के हाथ पांव जोड़ करके और किस तरीके से इस गठबंधन में, इंडिया अलायंस में या उस समय की यूपीए में आने का गुजारिश की थी। राहुल गांधी से दिल्ली मिलने पहुंचे और जगह पहुंचे, और आपको याद होगा कैसे कैसे धक्के खाते घूम रहे थे और क्या क्या कस्में खा रहे थे। बहरहाल कस्में वादे सब टूट गए और इमीडिएट आ गए भाजपा में और कहते हैं अब आ गया हूं, अब जाऊंगा नहीं। साहब, उस व्यक्ति की जबान का क्या मतलब? यही बात तो कह रहे हैं शशि थरूर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमें पता था लेकिन हम लिहाज कर रहे थे बहुत सारी चीजें। आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी कितने दूरदर्शी हैं। उन्होंने आखिर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने के जब फैसला हो रहा था तो उन्होंने क्यों रोक दिया था ममता बनर्जी और स्टालिन का नाम दे करके कि वो लोग नहीं है, तो इसलिए अभी ये फैसला पूर्ण सम्मत से होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इसकी भनक थी और वो रंग ढंग बदलते हुए गिरगिट के रंग वो देख रहे थे। यही राहुल गांधी की अपनी कला है। वो समझते हैं, इसीलिए हर चीज को पका करके देख करके समझ के करते हैं। उसी का असर है कि वो जब चलते हैं तमाम सारे लोगों को तकलीफ हो रही है कि अरे राहुल गांधी यह यात्रा इस समय क्यों कर रहे हैं, तो और क्या करें, छोड़ दें ऐसे लोगों के लिए कि जो सब कुछ खत्म कर दें और उसके बाद फिर लड़ने वाला ही कोई ना रहे। ऐसे छद्म विपक्ष से तो लड़ना पड़ेगा और जो हुआ वो सामने है। आज जयराम रमेश ने बताया कि कैसे कैसे यात्रा को कहां कहां दिक्कत दी गई। असम में जिस तरह से दिक्कत दी गई उसका उन्होंने जिक्र किया, जिस तरीके से सिलीगुड़ी में और दूसरी जगह बंगाल में जिस तरीके से दिक्कत पैदा की गई वो भी किया। इन सबसे स्थितियां स्पष्ट होती हैं
और उन्होंने साफ साफ कहा आप चाहे जो कर लो, यात्रा तो चलेगी, और यात्रा चलेगी और जवाब भी देगी। तमाम सारे हमारे मित्र हैं, वो परेशान होते हैं, निश्चित रूप से होना चाहिए। जो लोकतंत्र को प्यार करता है उसे लगता है ये हो क्या रहा है, ये तमाशा क्या है। इसको लेके एक बिहार के पत्रकार ने एक बड़ा अच्छा, मैंने उसका वीडियो देखा, और नया लड़का है, और उस लड़के ने जो वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख करके मुझे लगा कि आज देखिए बड़े बड़े जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं उनकी पत्रकारिता खत्म हो गई है, और उस वक्त में पत्रकारिता किसकी कायम है? वो पत्रकारिता उस बच्चे की कायम है। वो भारत सूरज, उसको जब हमने देखा, उस शख्स बड़ी गंभीरता से एक बात कह रहा था कि जनता वोट देती है, नेता तमाम चीजें करते हैं, और बाद में वही नेता इधर उधर चले जाते हैं और ठगी जनता रह जाती है। तो ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले नेता है। दल कोई भी हो, निश्चित रूप से हम आप जब वोट दे रहे होते हैं तो उस पार्टी को वोट दे रहे होते हैं उस लीडर के साथ साथ, और यदि कोई आदमी वहां से भाग जाता है, पलायन कर जाता है, तो निश्चित रूप से जनता को उसे जवाब देना चाहिए। लेकिन यदि जनता ही इस तरह की हो गई हो, मक्कारी को पसंद करने लगी हो, तो फिर हम आप क्या करेंगे? तब फिर राजनेता भी मक्कारी दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मक्कारी से ही सब कुछ चलना है, और जनता तो मूर्ख है, वो तो वोट दे आएगी। इसलिए हमें समझना पड़ेगा। आप याद करिए 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार का, नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर के लड़े, जीते, सरकार बनाई, और फिर धोखा दे के चले गए। फिर उसके बाद में वो भाजपा को मजबूत करते रहे, और फिर जब भाजपा में फिर दाल नहीं गल रही थी तो फिर यहां आए, जनता को बरगलाने का काम किया, वो देने का नहीं। आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या उनका पूरा परिवार इस बात की सजा भुगत रहे, इस बात की कि उन्होंने नौकरियां दी, इस बात की आज तक एक पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं मिला है जो नौकरी के बदले जमीन के मामले में। और जब ये कहते हैं तो साहब एक बड़ा सवाल आता है कि रेलवे में भर्ती तो मंत्री करता ही नहीं है, और मंत्रालय भी नहीं करता है, इसके लिए पूरा एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, वो बोर्ड करता है। तो साहब बोर्ड के लोगों को गिरफ्तार कीजिए ना, कि उन्होंने यदि गलत भर्ती की, कोई चीज करी, या कहीं पे पैसे रुपए का लेन देन हुआ, तो उन्हें गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए। आप उस शख्स को, उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं जिसका इसमें कोई लेना ही देना नहीं, भले वो मंत्री रहा। और यदि बोर्ड में सिफारिश की होगी तो वो कहे कि हां उनके कहे पे हमने गलत भर्ती करी थी, तो बोर्ड के किसी मेंबर ने नहीं कहा है कि हमने गलत भर्ती करी है। सारा मेरिट मौजूद है, जितने बच्चे भर्ती हुए वो परीक्षा भी पास किए और उसके बाद इंटरव्यू भी। तो साहब गड़बड़ कहां है? गड़बड़ इस बात में है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कभी भाजपा का पट्टा नहीं पहना। वो जिस स्टैंड पर कायम थे, इकलौते नेता हैं आज देश में जो अपने स्टैंड से कभी नहीं है। वो जहां खड़े थे वहीं लड़ रहे हैं, और उसका नतीजा है आप देखिए। उनके बेटे तेजस्वी यादव पहले जब उप मुख्यमंत्री बने थे और जिस तरीके से उन्होंने किया था, और अब जब वो मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बने, तो उसके पहले उन्होंने वायदा किया था, याद करिए, चुनाव में, कि हम सत्ता में आए तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे 5 साल में। और स्थिति ये हुई कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया। तब नीतीश कुमार कह रहे थे कहां से देंगे, कैसे देंगे, दे ही नहीं सकते, सब बिल्कुल गलत है, यहां नौकरियां ही नहीं है, लाख नौकरियां तो है नहीं, 10 लाख कहां से देंगे। और साहब
जब पिछड़ों को आरक्षण की बात होती थी, जातिगत जनगणना की बात होती थी, तो नीतीश कुमार यही नकारते थे। वही नीतीश कुमार जो आज उसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो आप ये सोचिए, और जब कांग्रेस और तेजस्वी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद में जातिगत जनगणना भी हुई और 5 लाख नौकरियां उन्होंने दी। अब सोचिए, 5 लाख नौकरियां सिर्फ 17 महीने में, और 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने से बिलबिला उठे नीतीश कुमार। आज लालू का परिवार जो सजा भुगत रहा है, वो इस बात की भुगत रहा है कि उसने बिहार के लोगों को रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं, निष्पक्षता से मिली है, और जिन जिन विभागों में नौकरियां मिली हैं वो सभी विभाग आरजेडी के खाते के, एक भी विभाग जेडीयू का नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं, जो 17 साल में नहीं कर सके नीतीश कुमार, वो काम 17 महीने में कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में, लालू और राहुल गांधी के दबाव में करना पड़ा नीतीश कुमार को। इसकी सजा वो भुगत रहे हैं, और इसी कारण से उन्हें बार बार ईडी के सामने जाना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि लालू यादव का अपना एक वोट बैंक, वो कम नहीं होता, ज्यादा होता है, और नीतीश कुमार का वोट बैंक सदैव कम होता आया है। कहां वो 100 से अधिक सीटें हुआ करती थी, और कहां आकर के सिमट गए 40 से कुछ ज्यादा पे, इस तरह की दशा में आ गए थे। लेकिन आरजेडी है, आरजेडी है। और ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी का साथ मिल जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जिस न्याय की बात करते हैं, वो न्याय क्या है? वो रोजगार का न्याय है, यानी युवाओं के लिए न्याय है। वो महिलाओं का न्याय है, यानी नारी सम्मान का और सब चीजों को लेके है। और वो न्याय है इस देश में सहभागिता का, हर पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को, जो आदिवासी हैं, इन सबको इनका हक मिले। जिनके हक छीने गए वो है, वो हक की बात करते हैं, वो आर्थिक हक की बात करते हैं कि सिर्फ चंद पूंजीपति ही पूंजीपति और न बढ़ते जाएं, बल्कि इस देश के हर व्यक्ति में बढ़े, चाहे थोड़ा थोड़ा बढ़े, तो बढ़ना चाहिए उसका। और सामाजिक न्याय की बात जब ये करते हैं, ये सारी चीजें सामने खड़ी हो, और इन सब न्याय की लड़ाई लड़ते हुए वो मणिपुर से चले आए। और आज जब वो बिहार की धरती में पहुंचे, तो बिहार की धरती ने आज उनका जैसा स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, वो अपने आप में अद्भुत था। बंगाल में भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ, और आज बिहार में तो गजब हो गया। और आप सोचिए, तब गजब हो रहा है जब सत्ता छिन रही है, जिससे संदेश दूसरा दिया जा रहा है, तमाम परेशानियां पैदा करने की बात हो रही, उस स्थिति में यह होता है, तब संदेश जाता है। राहुल गांधी की यात्रा अंदर आएगी और किस तरीके से आरजेडी के नेता भी आएंगे, यह प्लान था। लेकिन उसी वक्त में नरेंद्र मोदी की ईडी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बुला लिया ईडी के सामने, सब पूछताछ करनी, और वो डरते नहीं है, भागते नहीं है। इसके बाद में यह यात्रा झारखंड जानी, और झारखंड के मुख्यमंत्री के यहां भी आज से काम शुरू हो गया। उनके दिल्ली ऑफिस में और सब जगह छापे मारे गए, उनके घर में छापे मारे गए दिल्ली के, उसके अलावा भी वहां पर हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो इस तरह की दशा है, तो यह इनका डर दिखाता है, और यह डर दिखाता है कि आप 400 पार नहीं हो। असल में आप ये परसेप्शन बनाने के लिए पूरा करते हो। आज हालात क्या है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलके लड़ते हैं, तो जो नाराजगी है, उस नाराजगी के कारण और सबके पलटू होने के कारण, जवान की कोई वैल्यू न होने के कारण, निश्चित रूप से जो सीटें हैं उसकी आधी भी नहीं मिलेंगी। और आधी तो मैं ज्यादा कह रहा हूं,
तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो 10-12 सीट आ जाए, इसी के लिए धन्य अपने आप को माने। तो यह दशा है। अब इसके बाद पिछड़ा भी जान रहा है कि हमें ठगा गया है, क्योंकि रोजगार देने की आपकी नीयत नहीं है। रोजगार देने वालों को आप सजा देते हैं, उनके साथ आप धोखा करते हैं, पलटी मारते हैं। इसीलिए शशि थरूर के शब्द बिल्कुल सही साबित होते हैं। इसके बाद जिस तरह के हालात बने हैं आज देश में, उससे हुआ क्या है? क्या नीतीश कुमार ने इसकी कभी आवाज उठाई? नहीं उठाई। इसकी आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और कांग्रेस पार्टी के एससी और दूसरे सेल ने इसको लेकर के मीटिंग की, एससी और पिछड़े के सेल ने, और मीटिंग के बाद में ये किया कि यूजीसी ने एक ऑर्डर जारी किया है कि अब जिससे एससी, एसटी, ओबीसी इन सबके जो लोग होंगे वो अब प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे उस आरक्षण से, उनका आरक्षण खत्म कर दिया। और ये भी नहीं है कि उस आरक्षण को खत्म करके आप योग्यता से करेंगे। आज की योग्यता क्या निर्धारित हो रही है? स्थिति यह है कि योग्यता यह निर्धारित हो रही है कि आप आरएसएस से कितना जुड़ाव रखते हैं, और आरएसएस के हैं इस बात के लिए होता है। आज से 30-32 साल पुरानी बात बताता हूं। जब मैंने 30 साल पहले पत्रकारिता शुरू की थी, तो लोग अपने आप को संघी कहने में डरते थे, शर्म महसूस करते थे, और किसी को यदि संघी कह दिया जाता था तो वो समझता था कि गाली दी जा रही है। तो यानी इतना गंदा शब्द संघी माना जाता था। लेकिन आज तमाम सारे लोग संघी 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 बन करके नौकरियां ले रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं। याद करिए, जेएनयू का पूरा कल्चर खराब करने वाला व्यक्ति जिसे कुलपति बनाया था नरेंद्र मोदी, वह व्यक्ति आजकल यूजीसी का चेयरमैन। यानी काबिलियत पे नहीं हो रहा है, इस पर हो रहा है कि वो संघ कितना बड़ा संघी है, और ये संघी होने के कारण वो इस तरह के आदेश जारी करता है। आज हालत ये है, इस देश में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 60% से अधिक एससी, एसटी, ओबीसी के पद खाली पड़े हुए हैं। तमाम सारी की पोस्ट पर कोई एससी, एसटी और ओबीसी नहीं है। और राहुल गांधी बार बार बताते ही हैं, इस देश की सरकार के जो 90 सेक्रेटरीज हैं जो सरकार चलाते हैं, उनमें सिर्फ 3% 3 जो है वही सिर्फ ओबीसी से है। तो इससे आप समझ सकते हैं इस देश को किस तरीके से वो किया जा रहा है, और जिस तरीके से उसे बर्बाद करने के लिए सारी साजिशें रची जा रही, तभी तो डर है। क्योंकि यदि सामाजिक न्याय मिल गया, निश्चित रूप से यदि सवर्ण योग्य है, सवर्ण को भी मिलना चाहिए। यदि दलित योग्य है तो उसे भी मिलना चाहिए। यदि ओबीसी योग्य है तो उसे भी मिलना चाहिए, और आदिवासी योग्य है तो उसे भी मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक योग्य है तो उसे भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं किसी को मिलना चाहिए? हम जब मुगलों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, तो यदि मुगलों ने गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाया था तो सारे मुस्लिमों पर जकात भी लगाया था। ऐसा नहीं था कि एक ही टैक्स लिया जाता था, दोनों से लिया जाता था, और ये दोनों का पैसा दोनों की कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता था। तो राहुल गांधी और क्या कह रहे हैं कि जो पैसा जिनका है, जिनसे आप ले रहे हैं, उससे आप ऐश मत करिए, उस पैसे को उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। वो चंद अपने चहेते पूंजीपतियों को मत सौंप दीजिए। यही तो बात, लड़ाई इसी बात की, और इसीलिए ये घबराहट। लेकिन न कांग्रेस घबरा रही है, न आरजेडी घबरा रही है, और डरना इन्होंने सीखा नहीं है। और लगातार इसी तरीके से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो भी नहीं डर रहे, जा रहे हैं, क्या आइए बताइए क्या करना है। पीछे अभी वो ईडी के पास जा चुके हैं, वो नहीं भागते हैं। तो यह, और इसके बाद आप करेंगे क्या? आप में जो क्षमता हो कर लीजिए, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आप डरते हो। और यह भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के डर को दर्शाता है, और इसी डर के लिए तोड़फोड़ हो रही है। यदि ये इतने मजबूत होते
तो इनको नीतीश को नहीं तोड़ना पड़ता, कहीं सेक्टर को नहीं दोबारा ले जाना पड़ता जिनको इन्होंने खुद ही भगाया था। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग। तो यह कहानी समझने की जरूरत है, और जब आप यह समझ जाएंगे तो आप जानेंगे कि यह कहानी समझने की जरूरत है, और जब आप यह जान जाएंगे तब सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसलिए इनको जो करना है करने दीजिए, आप अपना काम करिए, वोटर को समझने की जरूरत है बस, बाकी कुछ नहीं। जय